हाँ, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोगों को कुछ वक्र बनाने थे, कर्व बनाते हैं। तो कर्व की हेल्प से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो देखो, हम लोगों ने दो तीन चीज़ें कैलकुलेट कर ली। एक तो रो कैलकुलेट कर लिया, एक डी एन कैलकुलेट कर लिया। तो दो वक्र बनाएंगे, दो कर्व बनाएंगे। वो इस तरीके से देखिए, वक्र कर्व है ऐसे, एक तो रो का डेंसिटी का घनत्व का, और सी टेम्परेचर के लिए बना लेते हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, सी जैसे जैसे बढ़ेगा कम होगा। सी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा घनत्व कम होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ये कम होगा, ये कम होगा, तो ये बढ़ना चाहिए सी के साथ में। इसका एक कर्व है तो सी के साथ में बनाते हैं रो और सी का। ठीक है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो सी का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगा, सी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये पूरा टाइम इंक्रीज होगा ई की पावर। लेकिन ये क्या हो रहा है, ई की पावर इंक्रीज होगा लेकिन ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। अरे चरघातांकी रूप से घट रहा ना, ई की पावर माइनस में है, तो ये ऐसे आएगा। सी जब जीरो होगा, सी जीरो होगा तो ई टू पावर जीरो होगा ये, और ई टू पावर जीरो होगा तो ई टू पावर जीरो 1 हो जाएगा, और टोटल वैल्यू ये मिलेगा केवल। तो जीरो पे जीरो नहीं मिलता, ये मिलता है वैल्यू, कहीं कहीं यहीं से स्टार्ट होगा ये, और फिर उसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में ये वैल्यू इस तरीके से आता है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे मिलता है। ये रो का वैल्यू मिल गया। ठीक है, एक कर्व और बना देते हैं हम लोग, रो और सी के बीच में मिल गया। एक और बनाते हैं हम लोग, ये छाप लेना, एक और होता है डी एन सी और डी सी के बीच में। डी एन सी अपॉन डी सी क्या है, डी एन सी अपॉन डी सी। जैसे ये डी एन सी आया था, इस डी सी को इधर ले आऊँ तो बाकी का जो बचेगा डी एन सी बाई डी सी हो जाएगा। तो ये जो बाकी बच गया डी एन सी बाई डी सी आ गया। ये और सी के बीच में हम लोग कर्व बनाते हैं। तो इसके बीच में जो कर्व मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। ये इन्फिनिटी पे जाके टच करता है, इन्फिनिटी पे जाके, मतलब पहले पहले बढ़ता 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 इंक्रीज होता, फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है, उस पर ये मैक्सिमम हो जाता है इसका वैल्यू, और फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, फिर इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो हो जाता है। आई बात समझ में? ये ऐसा वैल्यू मिलता है। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर टी, ये ऐसे मिलता है। और ये इसके अंदर का, अगर मैं इसकी बात करूं कि जैसे मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलर इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया, तो इसका एरिया जो क्या बताएगा, जैसे मान लो कि थोड़ा सा डिस्टेंस का मुझे ये कैलकुलेट करना है, इसका एरिया, ये इतना एरिया, ये एरिया क्या बताएगा, ये एरिया क्या बताएगा? अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने, तो अगर एरिया अगर मुझे चेक करना हो क्या बताएगा, तो देखो ये तो एक रेंज बता रहा है कि यहाँ पे कुछ डीसी रेंज है ये। ठीक है, और ये जो बताता है, ये क्या बताता है, डीएनसी बाई डीसी। तो ये हाइट है डीएनसी बाई डीसी का कुछ वैल्यू है ये। तो ये अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा इसका, तो ये एक आयताकार हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो, एरिया, तो ऐसे आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डीएनसी बाई डीसी इंटू डीसी। तो ये क्या आ जाएगा, डीएनसी के बराबर आ जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में कितने पार्टिकल है वो मिल जाएंगे मुझे। तो इस छोटी सी रेंज के अंदर इतने पार्टिकल वो मिल जाएंगे। अगर टोटल का ही इंटीग्रेशन कर दूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब ये टोटल क्षेत्रफल ही निकाल लूं, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने कण है टोटल, ये बताता है। और टोटल कण तो फिक्स है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो फिक्स है। इसका मतलब है कि आप किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर लो, एरिया इसका क्या आएगा, फिक्स आएगा। आई बात समझ? क्लियर है क्या? ये चीज है एक तो।
तो इसका क्षेत्रफल क्या बताता है, इसका एरिया जो बताता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है, कणों की संख्या को बताता है। ठीक है, तो यह मिला आपको। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, एरिया अंडर द कर्व, वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व बना के लिखना ये लाइन। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल कणों की संख्या को प्रदर्शित करता है। वक्र के नीचे का क्षेत्रफल कणों की संख्या को प्रदर्शित करता है, कणों की संख्या को प्रदर्शित करता है, कणों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं, चले? हाँ तो चलिए भैया, इसी पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखते हैं कि मान लो ये टी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो क्या बनेगा, टेम्परेचर कम कर दूँ तो क्या बनेगा। तो जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा के देखते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर विभिन्न तापों पर, ये ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट, एक सेकेंड, जैसे ये मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T1 पे, ये T1 पे है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये कर्व ऐसा बनेगा, समझना। हाइट कम हो जाती है इसकी, समझ रहे हो, हाइट हो जाएगी इसकी कम, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाइट तो हो जाएगी कम T2 पे। ठीक है, लेकिन एरिया बढ़ी, एरिया तो उतना ही रहेगा। तो ये देखो ऊपर से कम हो गया तो इधर फैल जाएगा। अरे टोटल नंबर, एरिया क्या बताता है, कुल कणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो अपने पास फिक्स है, जैसे एक कंटेनर में, एक रूम में जितने भी पार्टिकल बंद कर दिए उतने ही है। अब अलग टेम्परेचर पे कैलकुलेट करेंगे तो पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे, मतलब पार्टिकल एरिया को बताते हैं तो एरिया उतना ही रहेगा, एरिया उतना ही रहेगा तो ऊपर से कम हो गया तो इधर फैल जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इधर और फैल जाएगा, ऊपर से और कम हो जाएगा। ये ऐसा है T3, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ऐसा है। ये छाप लो एक बार, ये चीज छाप लो। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है आपका अभी। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्लियर? छाप लो ये। आगे चले, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये यहां तक कंप्लीट हो गया। ये इधर क्या था, इधर वही है dNc/dc और dc, और इधर c वेलोसिटी है ना। स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, c प्रकाश का वेग नहीं है, c वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये यहाँ तक खत्म हो गया है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ तक फिनिश हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो तीन तरीके का वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। वेलोसिटी तीन टाइप का, एक तो एवरेज वेलोसिटी, एक आरएमएस वेलोसिटी, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। औसत वेग जिसको माध्य वेग भी बोलते हैं, एक होगा आरएमएस वेलोसिटी वर्ग माध्य मूल मान, और एक होता है अधिकतम प्रसंभाव्य वेग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या मतलब होता है इन सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज पहला एवरेज वेलोसिटी, इसको मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं। औसत या माध्य वेग, माध्य वेग, इसको जनरली कैसे लिखते हैं, सी बार से लिख दो। बार मतलब एवरेज को बता रहा है,
या फिर इसको सी एवरेज से लिख दो, इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मतलब सब पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है उसको ऐड कर दो और कितने पार्टिकल है उसका भाग दे दो, तो कितने पार्टिकल है उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पर हर पार्टिकल का वेलोसिटी आ जाएगा कि हर पार्टिकल के पास में एवरेज कितना बैठ रहा है, यही होता है औसत कितना बैठ रहा है सबके पास में। तो देखो हम लोग ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितना होता है, सी वेलोसिटी है। अब अपने पास में मान लो कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी है सी, ठीक है। अब जो पार्टिकल है डी एंड सी, ये पार्टिकल का वेलोसिटी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर रेंज में, कि अपने पास में जैसे सी से सी प्लस डी सी ये रेंज है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से लेके मान लो 5.01 मीटर पर सेकेंड, ये रेंज बहुत कम लेते हैं। मैं बताने को तो अभी रेंज जैसे भी बता रहा था 5 मीटर से 10 मीटर, वो समझने के लिए आसान होता है, लेकिन ये रेंज बहुत कम लेते हैं, ये जितना मैंने दिखाया ना इससे भी कम लेते हैं। तो जैसे 5 से लेके 5.01 इसके बीच का अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है इस रेंज का या बात करनी है, तो इसमें अगर एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, सी मतलब इसका वेलोसिटी जैसे 5 है, इनटू ये जो इनका बीच का डिफरेंस है वो आ जाएगा, मतलब डी एन सी, इसमें सॉरी इसके डिफरेंस में कितने पार्टिकल है वो आएंगे डी एन सी, ठीक है। ये तो इस पर्टिकुलर रेंज का आ गया, इस पर्टिकुलर रेंज में वेलोसिटी। लेकिन मुझे तो टोटल पार्टिकल्स के लिए बात करनी है, एक पर्टिकुलर रेंज की बात नहीं कर रहे, तो टोटल पार्टिकल्स की वेलोसिटी इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, और इंटीग्रेशन का जो लिमिट जाएगा वो 0 to इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये टोटल वेलोसिटी आ गई एक तरीके से सारे पार्टिकल्स की। मुझे एवरेज चाहिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने n है टोटल, तो ये आ जाएगा। तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। समझ आया। c इंटू डी सी करना है कुल मिला के बात ऐसे 1/n से डिवाइड हो जाएगा ये। अब देखो डी एन सी का वैल्यू, सिंस डी एन सी का जो वैल्यू आया था वो 4πn m/2π/kT टू पावर 3/2 e⁻(-mc²/2kT इंटू c² डी_c, यही होगा। देख लो एक बार, श्योर कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं, देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा। ये 4πnc लास्ट जो वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने 4πn m/2π/kT mc² 2kT c² डी_c, सही है, करेक्ट है। ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो देखिए c बार इक्वल टू 1/n 0 to इन्फिनिटी, c तो आ जाएगा, बाकी 4πn m/2π/kT टू पावर 3/2 e⁻(-mc²/2kT, और c भी है यहाँ पे, ये c इस c² के साथ मल्टीप्लाई होकर c³ हो जाएगा, c³ इंटू डी सी, ठीक है। और अब देखो ये वाला टर्म है, इसमें तो इंटीग्रेशन हो रहा है c में, इसमें तो कहीं c है नहीं, तो इसको तो ले लो बाहर लेंगे तो देखो n से तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4π m/2π/kT टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी c³ e⁻(-mc²/2kT इंटू डी सी, ये हो जाएगा। वही हम लोग गामा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ये जिसने कॉपी नहीं किया है पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, गामा इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो देखो सिंस गामा इंटीग्रेशन से क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी x⁻m e⁻(-b(x⁻n डी_c, b नहीं लिखते हैं हम लोग, जनरली अल्फा लिखते हैं इसमें। ये फॉर्मूला याद रखना भैया, 1/n 1 + m/n गामा होता है, और ये होता है अल्फा टू पावर 1 + m/n। अपना इंटीग्रेशन ये है यहाँ पे
0 टू इन्फिनिटी लिमिट तो ठीक है, सी क्यूब ई टू पावर माइनस एम बाई 2 के टी इंटू सी स्क्वायर डी सी। इसके हिसाब से देखो m का वैल्यू तो है 3, n का वैल्यू है 2 और जो अल्फा है, अल्फा की जगह m बाई 2 के टी। समझ में आ रहा है? तो सबको वैल्यू रख दो। n का वैल्यू है 2 तो 1 बाई 2, m का वैल्यू है 3 तो 1 प्लस 3 बाई 2 अपॉन अल्फा। अल्फा की जगह कौन है यहाँ पे? m बाई 2 के टी, तो m बाई 2 के टी टू पावर 1 प्लस m का वैल्यू है 3 बाई 2, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आगे चलते हैं। पॉज कर लेना, कॉपी कर लेना, आगे चले। देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 1 बाई 2, ये हो गया 3 और 4 बाई 2 तो 4 बाई 2 कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो गामा 2 क्या होता है? फैक्टोरियल 1। अरे जैसे गामा में मैंने बताया था, गामा में इंटीजर आए, अगर पूर्णांक आए और पूर्णांक ऐसे आए कि n आ रहा है तो ये हो जाता है फैक्टोरियल n माइनस 1। मतलब जैसे गामा आ रहा 4 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल 3, ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 बाई 2 2 आ रहा है, तो गामा 2 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 1 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 1 1 हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया 1। यहाँ पे क्या है? m अपॉन 2 के टी, ये है 4 बाई 2 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये मिला। तो ये जो भी वैल्यू मिला हम लोग ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। ये सिखाया था ना, ये मैंने पहले सिखाया मैंने ये सब कुछ। इसका वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, इसका वैल्यू ये 0 टू इन्फिनिटी सी क्यूब ई टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी सी डी सी। ठीक है, इसका वैल्यू वहाँ पे पुट करना है। तो देखिए इसका वैल्यू कहाँ पे पुट करना है? यहाँ पे। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, इसको कर दो 2, ये जो वैल्यू आया इसको कर दो 2। तो हम लोग 1 एंड 2 से बात करें तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 सी बार इक्वल टू क्या आने वाला है? 4 पाई m बाई 2 पाई के टी, 4 पाई m बाई 2 के टी टू पावर 3 बाई 2 और इसका वैल्यू आ गया 1 बाई 2 इंटू m बाई 2 के टी टू पावर 2। ठीक है, यही था। ठीक है, ये मिल गया अपने को। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। ये वैल्यू आएगा, देखो 4 पाई तो 4 पाई रह गया, ये है, ये 2 से 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको 2 कर दो यहाँ पे, 2 पाई रह गया। अब देखो m बाई 2 के टी की पावर है 3 बाई 2, ऊपर 3 बाई 2 डेड है, नीचे है 2 है, तो नीचे आधा बच जाएगा पावर। तो नीचे आधा पावर बच गया, मतलब m बाई 2 के टी का रूट बच गया। ये लो, ये बच गया। चलो तो इसको सी बार को लिखो, ये 2 पाई और ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 के टी बाई एम। इसमें और भी था क्या? पाई भी था शायद अंदर, ये पाई भी था यहाँ पे, है ना? इसमें पाई भी था, इसमें पाई भी था, इसमें पाई था, इसके अंदर पाई नहीं था। तो पाई की पावर 3 बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा। एक सेकेंड, 3 बाई 2 यहाँ पे रहेगा नीचे और ये तो 1 बच जाएगा पावर। देखो इसका पावर 3 बाई 2 चलता रहेगा, ये पावर 1 बाई पाई टू पावर 3 बाई 2 है, ये भी चलता रहेगा इसके साथ में। ठीक है, सही है। ये है, ये 3 बाई 2 है, ये ऊपर पाई है। तो अब देखो ये तो सीधा कर लिया हमने, इसको उल्टा था इसको, इसका देखो इसमें पावर ऊपर ये है 1 अपॉन पाई टू पावर 3 बाई 2, इसमें पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पे है डेड 1.5, तो नीचे कितना बच जाएगा? आधा पावर बच जाएगा, मतलब रूट बच जाएगा। तो ये 2 के टी बाई एम और ये रूट में पाई बच जाएगा, तो रूट में पाई इसमें लिख दूँ, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया।
या सी बार, इस 2 को भी अगर रूट के अंदर ले लूँ तो 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्या वापस आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 4 अंदर हो जाएगा, मतलब 2 अंदर जाएगा तो 2 अपने आप में 4 हो जाएगा, और 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 KT और ये पाई m, तो m पाई ये आ गया, ये फॉर्मूला मिल गया अपने को, फाइनल आंसर 8 KT बाई m पाई, ये एवरेज वेलोसिटी आ गया, औसत मान। ठीक है, ये औसत मान आ गया। इसी तरीके से RMS वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कितना बचा है, हो जाएगा RMS वैल्यू, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका जो आंसर आया है 8 KT बाई m पाई आया है, 8 KT बाई m पाई। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करें, RMS वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्ग माध्य मूल मान, है ना। यहाँ तक ये छाप लेना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं RMS, CRMS लिखते हैं इसको। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, मतलब है पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करो, ये लो स्क्वायर कर दिया। अब इसका माध्य लो, इसका मीन लो। तो मीन लेने के लिए क्या करते हैं, माध्य लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले माध्य किसका लिया था हमने, C का एवरेज लिया था ऊपर, तो C का एवरेज लिया था तो C को DNC से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन किया और 1/n से डिवाइड कर दिया, ये हो गया था माध्य। ये ऐसे ऊपर माध्य ऐसे कैलकुलेट किया, एवरेज वो किसका किया था, C का। अब C स्क्वायर का एवरेज कैलकुलेट करना है, क्या सुनना अभी मैं पूरी बात समझना। किसी का भी एवरेज कैलकुलेट करना है ना, तो इस फॉर्मूले में रख दो आप, किसी का भी इस फॉर्मूले में रख दो इसकी जगह। जैसे f का एवरेज कैलकुलेट करना f रख दो, c का करना है c रख दो, c स्क्वायर का करना है c स्क्वायर रख दो, जिसका भी करना है यहाँ पे रख दो, उसका एवरेज मिल जाएगा। तो देखो अभी हमारे को क्या करना है, वर्ग माध्य मूल का मान, इसका जो रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है पहले स्क्वायर करो फिर उसका मीन लो माध्य, तो इसका स्क्वायर कर दिया, अब इसका मीन लो, तो मीन लेने के लिए तो ये लो, इसका मीन हो गया ये लो, फिर इसका रूट ले लो, अब इसका वर्गमूल, ये जो आता है इसको बोलते हैं CRMS, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्क्वायर, मीन एंड देन रूट, वर्ग करो, माध्य लो और फिर मूल ले लो, मतलब वर्गमूल ले लो। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, वेग के लिखो, वेग के वर्ग के, वेग के वर्ग के माध्यमान का वर्गमूल, 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 वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, द रूट मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, द रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड या is called root mean square velocity, is called root mean square velocity, is called root mean square velocity। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए CRMS, अब तो कैलकुलेट ही करना है बस। देखो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, वर्क इधर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा, इसको पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा दिया, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फिर लगाते रहेंगे। आगे चलते हैं, C स्क्वायर RMS, ये है 1/n, इसका देखो 0 to infinity C स्क्वायर, DNC का वैल्यू होता है 4πn, ये होता है m/2 पाई KT
2^3/2 e⁻m c²/2kt इंटू c² ऐसा होता है। कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, c² RMS, n से तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π और m/2πkt 2^3/2 ये तो बाहर आ गया, 0 to ∞, ये c² c²c⁴ e⁻m c²/2kt dc, ये फॉर्मूला हो गया। इसके लिए वही गामा फॉर्मूला लगा देंगे गामा का, तो गामा का लगाते हैं। इसको एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना जो यहाँ तक किया उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, गामा इंटीग्रेशन लगाएंगे तो गामा इंटीग्रेशन से क्या होगा, 0 to ∞ c⁴ e⁻m c²/2kt dc। अब देखो यहाँ पे m का वैल्यू जो हम लोग गामा इंटीग्रेशन में m लेते हैं फॉर्मूले में, m तो ये है, m तो एक तरीके से 4 है, और n जो है वो है 2, और अल्फा जो है अल्फा m/2kt। आई बात समझ, m n और अल्फा का वैल्यू है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 1/n आता है, यहाँ पे n आएगा 2, 1 + m है 4/n, अल्फा का वैल्यू है m/2kt बाई ये 4π/2 ऐसा आएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखो इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1/2, ये गामा 5/2 आ गया है ना, और नीचे m/2kt की पावर 5/2, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, गामा 5/2 क्या लिखेंगे, 3/2 1/2 √π, 3/2 1/2 √π, और ये आएगा m/2kt टू पावर 5/2। तो ये देखो कुछ कैंसिल आउट होगा या कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, 3/8 हो जाएगा ये 3/8 √π, और ये आ जाएगा m/2kt टू पावर 5/2। ये वैल्यू आ गया इसका 0 to ∞ c² e⁻m c²/2kt dc। ये वाला वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो ले जाके, कहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो, तो बाई 3 और 4, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेना, बाई 3 और 4 बाई इक्वेशन 3 और 4। देखो c² RMS का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ से 4π m/2πkt टू पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आ गया 3/√π/8, और ये आएगा m/2kt टू पावर 5/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो m/2πkt, ये पाई की पावर 3/2 तो साइड में रख दो, ये पाई की पावर 3/2 है ना, इस पाई की पावर 3/2 को तो बाहर ले लो, इधर है 3√π, इधर है 8, इधर देखो ये m/2kt की पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और ये m/2kt की पावर 5/2 मतलब 2.5, नीचे 2.5 है ऊपर 1.5 है, तो मतलब 1 बच जाएगा नीचे, m/2kt की पावर 1 बच गया, ये लो। अब जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लो, पाई की पावर 1 है, आधा इधर है तो आधा 1 1.5 हो गया, नीचे भी 1.5 है ना, तो ये इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है 4 से इधर इसको कर लो कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये kt 3 ऊपर kt/m, ये CRMS का स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो CRMS जो आया है वो √3kt/m, ये आ गया। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, 3kt/m ये आ गया भैया, ये RMS आ गया। इससे पहले अपने पास में कौन सा आ गया था, कौन सा एवरेज वेलोसिटी आ गया था, ये RMS आ गया था। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि RMS वेलोसिटी, ऐसा होता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान की हेल्प से RMS वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट करो। एक और होता है मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम प्रसंभाव्य वेग, वो नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके।